नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द नाइट स्टोरीज़ पर, जहां पर रात में खाना खाने के बाद आप लोग मेरी कहानियां सुनते हैं। मुझे खुशी होती है जानकर कि आज भी लोग कहानियां सुनने के शौकीन हैं। तो दोस्तों, यहां पर कहानी चल रही है विष कन्या की, मतलब एक इच्छाधारी नाग और एक नॉर्मल से लड़के के बीच प्यार की कहानी की। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विष्णु पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि एक बार फिर से उसे राजेश अंकल का घर टूटा फूटा मिला। बब्बन के ज़रिए उसे फिर से पता चला कि उस घर में पिछले 2 सालों से कोई नहीं रहता, क्योंकि उस घर में रहने वाले राजेश और सरला, जो कि बूढ़े थे, अपने बेटे के गम में फांसी से लटककर खुद की जान दे चुके थे। लेकिन विष्णु तो उन दोनों के साथ रह रहा था। जब विष्णु को कुछ समझ नहीं आया, तब उसने अपने साइंस के प्रोफेसर आरबी गुप्ता को अपने पास बुलाया, क्योंकि शायद इस पहेली को वो ही सॉल्व कर सकते थे। अब आगे की कहानी सुनते हैं। मिस्टर आरपी गुप्ता जी आ चुके हैं, जिनसे विष्णु बात कर रहा है। अनबिलीवेबल विष्णु, दिस इज़ अनबिलीवेबल। तब विष्णु बोलता है, सर मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं किसी और को ये बात बताता तो वो मुझे पागल समझते, इसीलिए मैंने आपको याद किया सर। विष्णु, तुमने मुझे याद करके बहुत अच्छा किया। और हाँ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। व्हाट? विष्णु, जिसकी रिसर्च लाखों साइंटिस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ प्रैक्टिकली रूप से कोई प्रूफ नहीं कर पाया अभी तक, वो शायद अब मैं कर पाऊँगा तुम्हारी हेल्प से। तभी विष्णु बोलता है, सर मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। विष्णु, तुमने अभी तक मुझे जो भी कहानी बताई अपनी, बब्बन, राजेश और सरला जी की, वो बिल्कुल सही तो है ना? 100% सही है सर। मैंने जो भी घटनाएं आपको बताई हैं, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक एक इंसिडेंट सच है सर। सबसे पहले वो लोग मुझे मिले, राजेश अंकल के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं उनके घर रुका। फिर जब मैं दोबारा उनके घर गया तो पता चला वो लोग 2 साल पहले मर चुके हैं। फिर कुछ दिनों बाद गया तो फिर से वो लोग वहाँ मिले। अब लास्ट बार फिर मैं यहाँ आया हूँ तो एक बार फिर से बब्बन मुझे यही बता रहा है कि 2 साल पहले वो अपने बेटे के गम में मर चुके हैं। विष्णु, ये यूनिवर्स तुम्हें बार बार मौके दे रहा है कुछ बिगड़ी हुई चीज़ें सही करने के लिए। मतलब? तभी आरपी गुप्ता जी बोलते हैं, भले ही मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन शायद इस यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। खैर, उन सब चीज़ों पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं। इन सिचुएशंस और इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं। अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये सब आखिर क्या था। तभी विष्णु बोलता है, आई टोटली ट्रस्ट यू सर, बताइए मुझे क्या करना है। तभी गुप्ता जी बोलते हैं, अभी तुम मुझे अपने राजेश और सरला आंटी के घर ले चलो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों अभी ज़िंदा ही मिलेंगे तुम्हें। आर यू श्योर सर? 100% विष्णु। तो फिर चलिए सर, लेट्स गो। दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। सर, कैन आई ड्राइव? श्योर विष्णु, वैसे भी मैं इतना ड्राइव करके थक गया हूँ, आइए सर। दोनों लोग बैठ जाते हैं कार में और विष्णु फाइनली कार ड्राइव करने लगता है। और दोनों कार चलाते चलाते बातें कर रहे हैं। आरपी गुप्ता, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं, विष्णु, तुम्हारी स्टोरी के अकॉर्डिंग जहाँ पर राजेश जी का घर है, वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिससे समय का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है बार बार। तभी विष्णु थोड़ा सा चौंकता है और उनसे पूछता है, सर यू मीन टाइम ट्रैवल? यस विष्णु, बट तुम खुद से टाइम में आगे या पीछे नहीं जा सकते। उसके लिए अभी तक ना ही कोई मशीन बनी है और ना ही कोई ऐसा साधन है जिसके ज़रिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं।
इसका मतलब सर मेरे साथ बार बार टाइम ट्रेवल जैसी घटनाएं हो रही हैं। यस विष्णु। तभी विष्णु बोलता है, इसका मतलब उस दिन जब मैं राजेश अंकल के घर से होटल में फ़ोन किया तब मैं टाइम के उस डायमेंशन में था जब राजेश अंकल और सरला आंटी ज़िंदा थे, यानी 2-3 साल पहले वाले डायमेंशन में। और जब मैं होटल पहुंचा तब मैं अपने इसी डायमेंशन में था। इसीलिए जब मैंने होटल में खड़े होकर होटल वाले नंबर पर कॉल किया तब कॉल लग गया। और हाँ, उस रिसेप्शनिस्ट ने भी तो कहा था कि ये नंबर 1 साल पहले ही लिया गया है। तभी प्रोफेसर साहब बोलते हैं, ऑफ कोर्स विष्णु, जो नंबर 1-2 साल बाद चालू होने वाला हो वो नंबर तुम 2 साल पहले डायल करोगे तो इनवैलिड तो बताएगा ही। गुप्ता सर, नाउ आई अंडरस्टूड। टाइम ट्रेवल पर मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं, पर पहली बार खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। फिल्मों या कहानियों में तो टाइम ट्रेवल किसी टाइम ट्रेवलर मशीन के थ्रू करते हैं, पर मैं तो अलग ही तरीके से टाइम ट्रेवल करता चला आ रहा हूँ। तभी प्रोफेसर साहब गुप्ता जी बोलते हैं, और विष्णु तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम टाइम ट्रेवल कर रहे हो अभी तक। हाँ सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कब टाइम के किस डायमेंशन में था। मैं तो हर पल प्रेजेंट में मानकर ही चल रहा था। बेचारे उस बब्बन को फालतू में उल्टा सीधा बोल गया मैं। तो यही वो जगह है विष्णु? यस सर, आइए। दोस्तों दोनों पहुंच जाते हैं राजेश अंकल के घर के पास। विष्णु देखता है वहाँ पर आसपास उस घर में कोई नहीं था। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है अभी हम प्रेजेंट में ही हैं। चलो थोड़ी देर कार में बैठकर वेट करते हैं, शायद कुछ हो जाए। चलिए सर। तभी घर के अंदर से कुछ सामान गिरने की आवाज़ें आती हैं। ये क्या सर? तभी गुप्ता जी बोलते हैं, जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ आइए सर। राजेश अंकल, सरला आंटी। विष्णु जल्दी से सरला जी को नीचे उतारो, मैं राजेश जी को उतारता हूँ, जल्दी करो। दोस्तों राजेश और सरला आंटी फांसी पर लटके हुए थे, पर टाइम पर पहुंचकर विष्णु ने बचा लेता है। राजेश बोलता है, बेटा क्यों बचाए मुझे? सरला भी यही बोलती है, बेटा मर जाने दो मुझे। कौन हो तुम लोग? तभी विष्णु बोलता है, थैंक गॉड, सही टाइम पे आ गए हम लोग। तभी प्रोफेसर साहब बोलते हैं, विष्णु जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ सर, अभी आया। तभी राजेश अंकल बोलते हैं, आप कौन हैं? तभी गुप्ता जी बोलते हैं, मैं विष्णु का अंकल हूँ। आप लोग फांसी पर लटक कर खुद की जान क्यों देने जा रहे थे? ये बुज़दिली है। तभी सरला आंटी बोलती हैं, अब ज़िंदा रह कर भी क्या फ़ायदा है भाई साहब, जब कोई अपना ही नहीं, एक बेटा था, उसको देखने की भी उम्मीद नहीं रही अब तो। तभी विष्णु पानी लेकर आ जाता है दौड़ते हुए। ये लीजिए अंकल, आंटी, दोनों लोग पानी पीजिए। अब दोबारा ये हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आज से मैं आपका बेटा हूँ। तभी राजेश बोलते हैं, बेटा मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊँगा? तभी विष्णु बोलता है, ज़िंदा रहकर। तभी प्रोफेसर साहब बोलते हैं, क्या आप लोगों के पास आपके बेटे का कोई एड्रेस है लंदन वाला, या उसका कोई फ़ोन नंबर? तभी राजेश बोलते हैं, नहीं भाई साहब, अब हमारे पास ना ही उसका कोई पता है और ना ही कोई नंबर। तभी विष्णु बोलता है, अंकल जहाँ वो जॉब करता है वहाँ का कोई कांटेक्ट? तभी सरला आंटी बोलती हैं, नहीं बेटा, उसने सब ख़त्म कर दिया। हाँ, शुरू में जहाँ वो पढ़ने गया था तब उसके कॉलेज से कोई चिट्ठी आई थी, उसी चिट्ठी में उस कॉलेज का पता है, पर अब तो वो वहाँ पढ़ता नहीं है, अब तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया होगा वो। तभी प्रोफेसर साहब बोलते हैं, वेरी गुड विष्णु, उस कॉलेज के ज़रिए तुम इनके बेटे की सारी हिस्ट्री निकाल सकते हो। विष्णु मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से जानता हूँ, तुम सब कुछ पता लगा सकते हो। कम ऑन विष्णु, गो फॉर इट। तभी विष्णु बोलता है, यस, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि 2 दिन के अंदर मैं आपका बेटा और बहू आपके सामने लाकर रहूँगा और आपसे माफ़ी भी मंगवाऊँगा उन लोगों से। आरबी सर, आप यहीं पर इन दोनों के साथ रुको, मैं आज रात की फ़्लाइट पकड़कर लंदन निकलता हूँ और परसों शाम तक रिटर्न आ जाऊँगा दोनों को लेकर। इधर प्रोफेसर गुप्ता राजेश और सरला जी के पास ही रुक गए ताकि अब कोई गड़बड़ ना हो।
वहीं दूसरी तरफ विष्णु लंदन जाने से पहले सनाया से मिलने पहुंच गया। सनाया बोलती है, विष्णु ये मोबाइल तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे किसी की फ़ोटो लेने के लिए इस मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, मेरी आंखें ही काफ़ी हैं। तभी विष्णु बोलता है, मेरी प्यारी सनाया, इससे सिर्फ फ़ोटो ही नहीं खींची जाती बल्कि इससे बात भी हो सकती है। जब भी मोबाइल की घंटी बजे तुम ये वाला बटन दबा देना और फ़ोन अपने कानों पर लगा देना। मैं कहीं भी रहूं तुम मुझसे बात कर सकती हो। तभी सनाया बोलती है, एक बार करके दिखाओ ना विष्णु। ठीक है सनाया, ये मैंने अपने फ़ोन से तुम्हारा नंबर लगाया और ये गई घंटी। अब तुम ये वाली बटन दबाओ। ठीक है विष्णु। घंटी बजना बंद हो गई विष्णु। हाँ ठीक है, अब फ़ोन अपने कानों पर लगाओ सनाया, मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ। ठीक है विष्णु। हाय सनाया। विष्णु आपकी आवाज़ तो इसमें सुनाई दे रही है। हाँ सनाया, यही तो मैं समझा रहा था तब से। ठीक है विष्णु, ये बढ़िया रहा। आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, आप ज़रूर सफल होकर आओगे। आप जाइए, हम लोग बातें करते रहेंगे इसके ज़रिए। थैंक यू सनाया। और हाँ एक बात और, उस भ्रष्ट एमएलए का वीडियो मैंने मीडिया को दे दिया है और सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया है। कुछ ही देर में उस एमएलए की बैंड बजने वाली होगी। किसको दे दिया है वो वीडियो विष्णु? अरे यार, मैं तो भूल ही चुका हूँ कि तुम एक नागिन हो। तुम्हें मीडिया या सोशल मीडिया के बारे में समझ में नहीं आने वाला। मैं दूसरे से तरीके से बताता हूँ। हाँ विष्णु, सनाया थोड़ी देर में उस एमएलए की सच्चाई पूरा शहर पूरा देश जान जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई विष्णु। एक मोबाइल बहुत सारे काम कर सकता है इसका मतलब। क्यों विष्णु? हाँ मेरी पगली, अब मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं परसों तक आ जाऊँगा और वैसे भी इस मोबाइल से हम दोनों बातें तो करते ही रहेंगे। ठीक है विष्णु, आप भी अपना ख्याल रखना। ख्याल तो तुझे रखना ही पड़ेगा विष्णु, क्योंकि बहुत जल्द तू इस दुनिया से जाने वाला है। दोस्तों, नागेंद्र कहीं पर ये सब बोल रहा था उन दोनों को देखने के बाद। तभी विष्णु खैर बोल रहा है, सनाया मैं जाऊं फिर? तभी सनाया बोलती, जाने से पहले एक बार गले से नहीं लगाएंगे आप मुझे? ऑफ कोर्स सनाया, इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। तुम समझते नहीं हो, नागिन की नागिन ही रहोगी। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, आ जाओ। बहुत शरारती हैं आप विष्णु। नागिन उन दोनों को देख रहा था और गुस्से में है। महाराज नागराज की वजह से रुका था अब तक, पर अब नहीं, इस दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागेंद्र, जो कि सनाया से शादी करना चाहता था, उसकी नज़र हर वक्त सनाया और विष्णु पर ही रहती थी। नागेंद्र विष्णु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि महाराज नागराज ने नागेंद्र से ये वचन लिया था। तो अब आखिर नागेंद्र क्या करेगा? और दूसरी तरफ जब एमएलए की गंदी हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होंगी, तब वो क्या करेगा? और तीसरी तरफ क्या विष्णु राजेश और सरला के बेटे को समझाकर दोबारा उनकी लाइफ में ला पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ऑफ विश कन्या। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।